हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। इस वीडियो में हम ऑल टॉपिक्स कवर करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण को जानने से पहले आइए हम इसका छोटा सा परिचय जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की स्टार्टिंग जो मानी जाती है, जब ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पे आक्रमण किया था, तब यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था, 1914 से 1918 तक, और इस विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को ग्रेट वार व ग्लोबल वार भी कहा जाता है। इस विश्व युद्ध, महायुद्ध और सभी युद्धों को समाप्त करने वाले प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में लगभग 1,70,00,000 लोगों की मौत का अनुमान लगाया जाता है। इस युद्ध में 60 लाख आम नागरिक और 1,10,00,000 सैनिकों की मौत हुई। इसमें कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने वाले विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और इस युद्ध में 70 लाख लोगों की मौत हो गई थी और 60 लाख आम नागरिक मारे गए थे तथा 1,10,00,000 सैनिकों की मौत हो गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 भागों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, इसे आप देख सकते हैं। एक साइड जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और उस्मानिया है, तो दूसरी साइड ब्रिटेन, इटली, रूस एंड बाद में जापान, अमेरिका। ये भी धीरे धीरे जैसे युद्ध बढ़ता गया, देश इसमें जुड़ते गए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया एक तरफ थे, वहीं दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों में ग्रीक, ब्रिटेन, इटली, रूस और जापान थे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बाद में ब्रिटेन, इटली, रूस और जापान का साथ दिया। अब यहाँ पे अमेरिका ने ब्रिटेन, इटली इनका साथ क्यों दिया था, इसके पीछे एक स्टोरी है। आइए हम उस स्टोरी को जानते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने इंग्लैंड के एक जहाज को डुबो दिया था, और उस जहाज पर मरने वाले 1953 व्यक्ति में 128 लोग अमेरिकी थे। इस बात से अमेरिका बहुत गुस्से में आ गया था कि उसके लोग मारे गए, और अमेरिका ने जर्मनी से बदला लेने के लिए इस युद्ध में कूद पड़ा था। इसलिए अमेरिका ने ब्रिटेन, इटली, रूस और जापान का साथ दिया था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जर्मनी ने जब जर्मनी की ताकतें बढ़ गई थी, तो वो जो है जहाज़ों को नष्ट करने लग गया था। पनडुब्बियाँ थी, कितनी पनडुब्बियों को नष्ट किया, और उनमें से एक जहाज़ इंग्लैंड का था, जिसमें 1953 व्यक्ति जा रहे थे, और उनमें से 128 लोग अमेरिका के थे। और जब अमेरिका को इस बात का पता चला कि उसके लोग मारे गए और जर्मनी ने उसे मारा, तो अमेरिका गुस्सा में आ गया था, और उसने जर्मनी से बदला लेने के लिए इस युद्ध में आया था। और इस युद्ध में अमेरिका ने ब्रिटेन, इटली, रूस और जापान का साथ दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण के बारे में चर्चा करेंगे, और इसका पहला कारण तत्कालिक कारण है, जिसमें साराजीवो वाला हत्याकांड आता है। इस विश्व युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या से शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रिया ने बलपूर्वक बोस्निया को जीता था और उसे अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन बोस्निया के बहुत सारे लोग इस गुलामी से नाखुश थे, और बोस्निया के लोग किसी मौके का तलाश कर रहे थे, और वह मौका उनको तब मिला जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्किडस फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ सर्बिया घूमने के लिए गए थे। वहां पर बोस्निया के लोगों ने मौका पाकर ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रिया का राजा फर्डिनेंड था, उसने बोस्निया पर बलपूर्वक जीत हासिल की थी और वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया था, जिससे उन लोगों के मन में उस राजा के प्रति क्रूर भाव पैदा हो गया था, और वो लोग जो है उस राजा को मारने की फिराक में थे, मौके का तलाश कर रहे थे। और ये मौका उनको तब मिलता है जब राजा फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ सर्बिया में घूमने के लिए आते हैं, और वहाँ पे बोस्निया के लोगों को मौका मिल जाता है, और वो फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जिसके बाद पूरे यूरोप में आक्रोश का माहौल बन गया था। राजकुमार की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया ने हंगरी के साथ मिलकर फ्रांस के सर्बिया पर युद्ध का ऐलान कर दिया।
इस युद्ध में ब्रिटेन ने सर्बिया की मदद करने का फैसला किया तो रूस ऑस्ट्रिया और हंगरी की तरफ आ गया। इसी बीच जर्मनी ने बेल्जियम और लक्समबर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिससे ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसी तरह जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ देने का फैसला किया। शुरुआत में जर्मनी सब पर भारी रहा। जर्मनी ने ब्रिटेन के कई जहाज और पनडुब्बियों को डुबोया। इसी बीच उस्मानिया देश भी ऑस्ट्रिया के साथ आया, लेकिन जर्मनी से उस समय एक गलती हो गई। उसने इंग्लैंड के एक जहाज को डुबो दिया था, जिस जहाज में अमेरिकी लोग सवार थे। इस वजह से अमेरिका बहुत गुस्से में आ गया था और अमेरिका जर्मनी से बदला लेने के लिए इस युद्ध में कूद गया और अमेरिका ने फ्रांस का साथ देने का फैसला किया। रूस में चल रहे गृह युद्ध के चलते रूस इस विश्व युद्ध से बाहर हो गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के युद्ध में आने से फ्रांस ब्रिटेन मजबूत हो चुके थे। इसके अलावा इन्हें अपने मित्र देश इटली और जापान का भी समर्थन प्राप्त हो गया था, जिससे इन देशों की ताकत युद्ध में और बढ़ गई थी। इस टॉपिक को आइए हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो जो शक्तियाँ थी वो दो भागों में विभाजित हो गई थी। पहले में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बाद में उस्मानिया जैसे कई देश शामिल हो गए और दूसरी शक्ति जो थी वो फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और रूस, जापान धीरे धीरे जैसे प्रथम विश्व युद्ध बढ़ता गया ये सारी जो प्रांत है ये आते गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रिया का राजा फर्डिनेंड है उसने बोस्निया को बलपूर्वक जीता था और वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया था, जिसके वजह से जो वहाँ के लोग थे बोस्निया के, उनके मन में राजा के प्रति बहुत क्रूर भाव पैदा हो गया था और वो इस मौके की तलाश में थे कि कब वो राजा को मारे। और ये मौका उनको तब मिलता है जब राजा फर्डिनेंड जो है अपनी पत्नी के साथ सर्बिया में घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पे बोस्निया के लोग उनकी गोली मार के हत्या कर देते हैं। जब राजा की हत्या हो जाती है तो पूरे यूरोप में आक्रोश का माहौल बन जाता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो हंगरी के साथ मिलकर फ्रांस के सर्बिया पर युद्ध का ऐलान कर देता है। सर्बिया वही जगह है जहां राजा पर गोली मार के हत्या कर दी गई थी और इस युद्ध में ब्रिटेन ने सर्बिया का साथ दिया था और रूस ने जो है ऑस्ट्रिया और हंगरी का साथ दिया था। इसी बीच में जर्मनी भी एक राज्य था, उसने क्या किया, बेल्जियम और लक्समबर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्या हुआ कि ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस तरह जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ देने का फैसला किया। क्योंकि ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ हो गया था तो जर्मनी ने सोचा अब ऑस्ट्रेलिया का साथ देना चाहिए, तो वो ऑस्ट्रिया के साथ घुस गया था। शुरुआत में क्या हुआ था कि जर्मनी सब पे भारी था, लेकिन जर्मनी ने ब्रिटेन के कई जहाज और पनडुब्बियों को डुबो दिया था और इसी बीच एक उस्मानिया देश था वो भी उभर कर आया और उसने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। यहाँ पे क्या हुआ था कि जर्मनी से एक गलती हो गई थी। जब जर्मनी ने यहाँ पे जब जहाज़ों पनडुब्बियों को डुबो रहा था तो उनमें से एक जहाज़ इंग्लैंड का भी था। उस जहाज़ में 1953 लोग जा रहे थे और उसमें से 128 लोग अमेरिका के थे जो जर्मनी ने डुबो दिया था, तो वो मारे गए थे। जब अमेरिका को इस बात का पता चला कि उसके 128 लोग मारे गए हैं तो अमेरिका गुस्से में आ गया था और उसने जो जर्मनी से बदला लेने के लिए वो इस युद्ध में कूद पड़ा था और उसने जो है यहाँ पे रूस, ब्रिटेन इनकी मदद करी। हालांकि बाद में रूस में चल रहे गृह युद्ध के चलते रूस इस विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के युद्ध में आने से फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो मजबूत हो गए थे। इसके अलावा जो है इसमें इनके मित्र देश जैसे इटली, जापान, इनका भी इनको समर्थन मिला और धीरे धीरे जो है इस देश की ताकत और बढ़ती चली गई। इस तरह एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया थे तो दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, रूस, जापान और अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नवंबर 1918 को दुनिया के 4 बड़े साम्राज्य जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया खत्म हो गए थे। ये विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया और हंगरी के माफ़ी के बाद रुका। हालांकि विश्व युद्ध तो ख़त्म हो गया पर इसका असर दुनिया भर के कई छोटे बड़े देशों पर पड़ा। तो ये विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी की माफ़ी के बाद ख़त्म हुआ था और इसमें जो 4 बड़े साम्राज्य थे जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, उस्मानिया आते हैं, ये सब प्रथम विश्व युद्ध में ख़त्म हो गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना।
जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान है। एकीकरण क्या होता है? जब कभी एक भाषा, एक धर्म, एक समूह के लोग में एकता की भावना आ जाए, यही एकीकरण कहलाता है। जब लोग ये सोचने लगे, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही समूह, ये सब सोचने लगे, उनके अंदर एकता की भावना आ जाए कि हम एक हैं, तो वही एकीकरण कहलाता है। 1871 में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी के एकीकरण से पहले जर्मनी में राजनीति नहीं हुआ करती थी, जैसे देश विदेश में राजनीति हुआ करती है। इस तरह की राजनीति जर्मनी में नहीं हुआ करती थी। इस वजह से जो यूरोप महाद्वीप है, उस पर जितने भी देश हैं, उस देश पर राजनीति तो चलती थी, मगर जर्मनी इन राजनीति से मुक्त रहता था। जब से जर्मनी का एकीकरण हो गया, जर्मनी राजनीति के लायक बन गया और धीरे धीरे जर्मनी और देशों से आगे निकलता गया तथा यूरोप महाद्वीप के बड़े बड़े देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये सब देश कभी नहीं चाहते थे कि जर्मनी आगे बढ़े। इसमें कहा गया है कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करा था। और एकीकरण क्या होता है कि लोगों के मन में एक ही भावना पैदा कर देना, एकता की भावना पैदा करने था, जो बिस्मार्क ने किया था। और एकीकरण से पहले जर्मनी जो था वो बिल्कुल राजनीति नहीं जानता था, किसी तरह की राजनीति नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो क्या हुआ कि वो राजनीति के लायक बन गया और धीरे धीरे वो और देशों से आगे निकलता गया। लेकिन ये बात जो है वो बोस्निया को अच्छी नहीं लगी और वो जो उसे दबाना चाहता था, ठीक है। और यहाँ पे जो है यूरोप के जो बड़े बड़े देश थे जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये सब जो है कभी नहीं चाहते थे कि जर्मनी आगे बढ़े, इसलिए उनने क्या किया, जर्मनी को दबाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है उग्र राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के लिए एक ऐसी भावना जो राष्ट्र के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। यहाँ पे अपने राष्ट्र के प्रति एक ऐसी भावना हो जिसके राष्ट्र के हित के लिए वो कुछ भी करे, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। समान जाति, धर्म, एक तरह के लोगों में एकीकरण होने लगा। एकीकरण क्या? एकता की भावना, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले फ्रांस में जन्मी। फ्रांस में सबसे पहले क्रांति हुई थी जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ने भावनाओं को जागृत किया था। इससे पूरे फ्रांस में एकता आ गई थी। वहाँ पर लुई 16 नाम का राजा राज करता था, उसके विरोध में ये किया गया था। यहाँ क्या हुआ था, जब राज्यों का, देशों का एकीकरण होने लगा था तो उनमें एकता की भावना आ गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे लोग जो है समानता, स्वतंत्रता इसकी बात करते थे, एकता की बातें करते थे। और ये किस लिए हुआ था? ये लुई 16 नाम का एक राजा राज करता था जो बहुत ही क्रूर था, उसके विरोध में ये किया गया था। इसी प्रकार से ये उग्र राष्ट्रवाद न केवल फ्रांस तक सीमित होता है बल्कि ये आगे देशों में भी फैलता है। इस प्रकार जो देश किसी न किसी देश के गुलाम थे, उनके मन में आज़ादी की भावना जन्म लेने लगी और यहीं से उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। इससे क्या हुआ था कि लोगों के अंदर एकता का भाव आ गया था, वो समानता, स्वतंत्रता की बात करने लग गए थे, उनके मन में आज़ादी की भावना आ गई थी, जिससे वह जो देश किसी न किसी देश के गुलाम थे, वो जो है चाहते थे आज़ादी। और ये भावना से ही जो है उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और धीरे धीरे ये सभी देशों में फैलता गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संधियों एवं गुटों का निर्माण। जर्मनी का परम शत्रु फ्रांस था। हर बात पर वह जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। बिस्मार्क ने यहाँ पर गुप्त संधियाँ करनी शुरू कर दी थी। बिस्मार्क पहले चाहता था कि फ्रांस को हर तरीके से दबा दिया जाए, फ्रांस को मित्रविहीन बना दिया जाए, ऐसा उद्देश्य जर्मनी का था। फ्रांस भी हमेशा जर्मनी को दबाने में लगा रहता था क्योंकि फ्रांस को अलग अलग देशों का समर्थन मिला था। जर्मनी को उतना समर्थन नहीं मिला था क्योंकि जर्मनी अभी नया राजनीति में आया था। इस वजह से बिस्मार्क ने गुप्त संधियां बनानी शुरू कर दी थी ताकि फ्रांस का कोई मित्र ना हो और किसी देश से फ्रांस की दोस्ती ना हो पाए। इसमें कहा गया है कि जर्मनी का परम शत्रु फ्रांस था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो बिस्मार्क था उसने जर्मनी का एकीकरण
एकीकरण किया था। एकीकरण से पहले जर्मनी को कोई राजनीति नहीं आती थी, लेकिन एकीकरण के बाद जो है जो जर्मनी है वो राजनीति के लायक बन गया था और धीरे धीरे वो और देशों से आगे निकलता गया। लेकिन जर्मनी अभी नया नया आया था इस राजनीति में, इसलिए वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितना ये फ्रांस स्ट्रांग था। इसलिए जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है यहाँ पे मतभेद होता रहता था, लड़ाइयाँ होती रहती थी। और बिस्मार्क जो है यहाँ पे गुप्त संधियाँ करता था ताकि फ्रांस का कोई मित्र ना हो सके और कोई भी देश जो है वो फ्रांस से दोस्ती ना कर पाए। इसलिए जो बिस्मार्क है वो यहाँ पे गुप्त संधियाँ करता रहता था। नेक्स्ट है, जर्मनी ने 1879 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ सबसे पहली संधि की थी और 1881 में जर्मनी ने रूस के साथ संधि किया था। जर्मनी ने इंग्लैंड के साथ भी मित्रता बना रखी थी और 1882 में जर्मनी ने इटली के साथ भी संधि की थी। लेकिन फ्रांस के साथ जर्मनी ने संधि नहीं की थी क्योंकि यह संधि फ्रांस को दबाने के लिए की गई थी। तो इसमें कहा गया है कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और रूस और इंग्लैंड के साथ मित्रता की संधि बनाए रखी, लेकिन उसने फ्रांस के साथ संधि नहीं की क्योंकि ये सारी संधियां जो है वो फ्रांस को दबाने के लिए कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में एक नए गुटों का जन्म हुआ था जिसका नाम त्रिगुट था। त्रिगुट यानी कि 3 देशों का समूह जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस शामिल थे। सबसे पहले त्रिगुट जो हुआ था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस था, लेकिन बाद में यहाँ से रूस निकल गया था और रूस के निकलने के बाद यहाँ पे इटली आ गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी फ्रांस की शत्रुता। जर्मनी ने फ्रांस के लोरेन पर हमला कर दिया था और लोरेन प्रांत पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से फ्रांस हर बात पर जर्मनी को दबाना चाहता था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जर्मनी ने क्या किया, एक लोरेन जगह थी उस पर कब्जा कर लिया था और जिसकी वजह से फ्रांस क्या करता था कि वो हर बात पर जर्मनी को दबाना चाहता था क्योंकि जर्मनी जो है वो एक नई शक्ति के रूप में उभरता चला जा रहा था। जो ये बात फ्रांस को पसंद नहीं आई थी और वो जर्मनी को जो है दबाना चाहता था, इसलिए बात बात में जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है लड़ाइयाँ होती रहती थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। ये वह समय था जिस समय यूरोप के सभी देशों में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब होता है, एक ऐसा समय जब हर एक देश अपने अपने हाथ से उद्योगों का विस्तार करे और हर देश अपना अपना उद्योग बनाना चाह रहा हो। ठीक है, सब चाहते हो कि मेरा अपना अलग से उद्योग हो। ये वो समय था और यहाँ पे उनका वस्तु खुद का हो, उनका उद्योग खुद का हो, ये यहाँ पे इस तरह का कंपटीशन चल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, उद्योग को चलाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती थी। यूरोप के बड़े बड़े देशों ने कच्चे माल की खोज करना शुरू कर दिया था तथा उस कच्चे माल से बने वस्तुओं को बेचने के लिए इन देशों ने बाज़ारों की खोज करनी भी शुरू कर दी थी। अब क्या हो रहा था कि वो उद्योग चलाना चाहते थे, अपना उद्योग, लेकिन उद्योग चलाने के लिए क्या थी, कच्चे माल की ज़रूरत थी। तो पहले लोगों ने क्या किया, देशों ने कच्चे माल की खोज शुरू की। जब उन्हें कच्चा माल मिल गया तो उस माल से वो वस्तु बनाने लगे। अब वस्तु तो बन गई, लेकिन वस्तु को बेचने के लिए कोई जगह चाहिए थी, इसलिए वो उनने क्या किया, उन देशों ने बाज़ारों की खोज करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इस कच्चे माल के लिए यूरोप के बहुत सारे देश जैसे पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने समुद्री यात्राएं की थी तथा ऐसे देशों को खोजने के बाद इन्होंने उन देशों पर अपनी उपनिवेशवाद शुरू कर दी थी। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे ये जो है अपनी वस्तुओं का उपवेश करें, अपनी वस्तुओं को, सामानों को बेचें, उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। और यहाँ पे इन देशों ने क्या किया, ऐसी जगह ढूंढने लगे जहाँ पे ये अपने वस्तुओं का उपनिवेश कर सके। इन देशों ने एशिया और अफ्रीका 2 देशों को अपना उपनिवेश बनाया। उपनिवेश का मतलब क्या था कि एक बाजार जहां पर हम अपने सामान और वस्तुओं को बेच सके। इसी बीच जर्मनी और इटली ने भी अपनी एक नई नीति बनाई थी। आइए अब जर्मनी और इसकी नई नीति देखते हैं। जर्मनी और इटली की नई नीति थी कि उपनिवेश को छीनना और उस पर कब्जा करने की नई नीति बनाना। सबसे पहले जर्मनी ने तुर्की को अपना निशाना बनाया और वहाँ की अर्थव्यवस्था को अपने अधीन कर ली और वहाँ पे अपनी नई नीति बनाई। नेक्स्ट पॉइंट है सैन्यवाद।
1870 ईस्वी में यूरोप के बड़े बड़े देशों में कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रही थी। इसी कारण सभी देशों ने अपनी सेना ताकतों को बढ़ाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए थे। सेना की संख्या बढ़ाने के लिए सभी देश अपने मित्र देशों के साथ सैनिक संधि करने लगे थे। सभी देशों ने अपनी फौजी ताकतों को बढ़ाया और नए नए हथियार बनाने लगे। हथियारों को बनाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए गए। अनिवार्य सैनिक व्यवस्था का मतलब होता है कि जितने देश के जितने भी आम नागरिक हैं उन सभी को सैनिक शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि यूरोप में अभी कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। यहाँ पे क्या कर रहे थे कि सारे देश जो है अपनी ताकतों को बढ़ा रहे थे, अपने सैनिक ताकतों को बढ़ा रहे थे तथा सेना की संख्या बढ़ा रहे थे। और सेना की संख्या बढ़ाने के लिए वह अपने मित्र देशों से संधियाँ कर रहे थे, जिसे सैनिक संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपनी फौजी ताकतों को बढ़ाना स्टार्ट किया, नए नए हथियार बनाना स्टार्ट किए, उसमें काफ़ी पैसे जो है इन्वेस्ट किए। ठीक है, यहाँ पे अनिवार्य सैनिक अर्थव्यवस्था लागू की गई, जिसका मतलब होता है कि देश के जितने भी आम नागरिक हैं उनको भी सैनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि जब युद्ध की स्थिति पैदा हो तो इन आम नागरिकों को सैनिकों के रूप में युद्ध में उतारा जाए। तो ये व्यवस्था लगभग पूरे देश में उस समय चल रही थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाचार पत्र पत्रिकाओं की नकारात्मक भूमिका। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रथम विश्व युद्ध में समाचार पत्रों की बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे जब जर्मनी का समाचार पत्र छपता था तो जर्मनी के समाचार पत्रों में फ्रांस के बारे में बहुत बुराइयां लिखी होती थी, ताकि जर्मनी का हर एक नागरिक फ्रांस से घृणा करने लगे। ऐसे ही फ्रांस में होता था। फ्रांस के समाचार पत्रों में जर्मनी के बारे में बहुत बुराइयां लिखी होती थी, ताकि फ्रांस के लोग जो है जर्मनी से घृणा कर सके। इस प्रकार ऐसा पूरे यूरोप में चल रहा था और इस प्रकार समाचार पत्रों ने दोनों देश के बीच की मतभेद की भूमिका को बढ़ाने का काम किया। यहाँ पे क्या होता है कि जो समाचार पत्र है वो बिल्कुल आग लगाने का काम करता है। यहाँ पे जर्मनी का जब समाचार पत्र छपता था तो फ्रांस के बारे में बहुत बुराइयाँ लिखता था, और ये बात जब फ्रांस तक पहुँचती थी, एकदम हवा की जैसे पहुँचती थी, और जब फ्रांस को पता चलता था तो इससे उन दोनों में और मतभेद बढ़ जाता था। और वैसे ही फ्रांस में भी होता था। फ्रांस के भी जो अखबार है वहाँ पे जो है जर्मनी के बारे में बहुत बुराइयाँ लिखी होती थी। और ये जो समाचार पत्र की भूमिका है ये लगभग पूरे देश में ही ऐसा हो रहा था कि देश जो है वो एक देश जो है अपने अपोजिट देश के बारे में काफ़ी बुराइयाँ लिखता था, जिसकी वजह से यहाँ पे आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सब का निष्कर्ष देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बहुत सारे कारण रहे। एक तरफ देशों के बीच आपसी मतभेद बढ़े तो दूसरी तरफ इस युद्ध से देश की अर्थव्यवस्था और भूमि को काफ़ी नुकसान हुआ। हथियार बनाने के लिए कच्चे माल की बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे खपत होने लगी। लोग बहुत अधिक यहाँ पे पैसे लगाने लगे कच्चे माल को बनाने के लिए, और समाचार पत्र से भी प्रथम विश्व युद्ध होने की संभावना बनी रही। समाचार पत्र क्या करते थे कि वो आग में घी डालने का काम करते थे। वो दूसरे अपोजिट जो देश होते थे उनके खिलाफ भर भर के बुराइयाँ लिखी होती थी समाचार पत्र में, जिससे दोनों देशों के बीच आपसी मतभेद बन जाता था। और ये जो है वो पूरे देश में चल रहा था कि लोग जो है अपने अपोजिट जो देश है उनकी तरफ जो है बुराइयाँ लिखते थे अपने समाचार पत्र में, ताकि जो उनके नागरिक है वो जो है उस देश के लोगों से घृणा करने लगे। तो समाचार पत्रों ने इस प्रकार अपनी यहाँ पे भूमिका निभाई। गाइस अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने जो भी अभी जितने भी पॉइंट्स हमने अभी क्लियर करे हैं, पढ़े हैं, उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट है। पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था तत्कालिक कारण, जिसमें साराजीवो वाला हत्याकांड था। इसमें क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया का राजा था फर्डिनेंड, उसने क्या किया था, बोस्निया को बलपूर्वक जीत लिया था, जिससे और बोस्निया के लोगों को गुलाम बना लिया था, जिसके कारण बोस्निया के जो लोग थे वो बहुत भड़के हुए थे और वो राजा से बदला लेना चाहते थे। और उनको इस बात का मौका तब मिलता है जब राजा फर्डिनेंड जो होता है वो सर्बिया में घूमने के लिए आता है अपनी पत्नी के साथ,
और वहाँ पे बोस्निया के लोगों ने जो है उसकी गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे यूरोप में जो है आक्रोश का माहौल बन जाता है और यहाँ से जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और आगे जो है लड़ाइयाँ होती ही रहती है। यहाँ पे जो है सर्बिया का साथ जो है ब्रिटेन देता है और रूस जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देता है। ऐसे ही जो जर्मनी होता है वो भी जो है देशों पे आक्रमण करता है और इस प्रकार जर्मनी और ब्रिटेन में भी जो है युद्ध की स्थिति बन जाती है। इसमें अमेरिका की एंट्री तब होती है जब जर्मनी जो है एक जहाज़ जा रहा होता है उसको डुबो देता है, जिसमें अमेरिका के 128 लोग शामिल थे, वो भी मारे जाते हैं। जब अमेरिका को इस बात का पता चलता है तो फिर वो जर्मनी से बदला लेने के लिए उस युद्ध में आ जाता है और फिर वो फ्रांस रूस ब्रिटेन इसका साथ देता है। हालांकि बाद में जो रूस है वो रूस के अंदर एक गृह युद्ध चल रहा होता है, जिसके कारण जो रूस होता है वो इस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकल जाता है। हमारा नेक्स्ट है दूसरा, यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना। इसमें क्या होता है कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है, और सबसे पहले जो है बिस्मार्क ने यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण किया। और एकीकरण का मतलब होता है कि जब कभी एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही समूह के लोग में एकता की भावना आ जाए उसको एकीकरण करते हैं। और जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले जो जर्मनी है वो राजनीति कुछ नहीं जानता था, उतनी राजनीति जर्मनी में नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही जर्मनी का एकीकरण हुआ, जर्मनी में क्या हुआ, राजनीति होने लगी और जिससे जर्मनी जो है सब देशों को पीछे छोड़ के आगे निकलता गया। बट ये बात जो है वो था बिस्मार्क था, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी और वो जो है जर्मनी को दबाना चाहता था। पर जर्मनी जो है धीरे धीरे आगे निकल रहा था और जो यूरोप के महाद्वीप बड़े बड़े देश है जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये सब नहीं चाहते थे कि जर्मनी आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा उग्र राष्ट्रवाद। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि अपने देश के लिए एक ऐसी भावना जो राष्ट्र हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। अब हम जो है वो राष्ट्र हित के लिए कुछ भी करें, कुछ भी कर सकते हैं, वो राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। और राष्ट्रवाद की जो सबसे पहली भावना थी वो फ्रांस में बढ़ी थी, फ्रांस में जन्मी थी। फ्रांस में जो है सबसे पहले क्रांति हुई थी और पूरे फ्रांस में जो है यहाँ पे एकीकरण हुआ था, एकता हो गई थी। यहाँ पे लुई 16 नाम का राजा राज करता था, इसके विरुद्ध में ये किया गया था, ठीक है। इस प्रकार जो है ये उग्रवाद ना केवल फ्रांस तक सीमित था बल्कि ये आगे देशों में भी फैलता गया था। और जो भी देश किसी ना किसी देश के गुलाम थे उनके मन में भी जो है यहाँ पे आज़ादी की भावना आ गई थी और उनने भी जो है अपने देश का एकीकरण करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण। यहाँ पे क्या होता है कि जर्मनी जो है उसका परम शत्रु फ्रांस था और जर्मनी और फ्रांस में बात बात पे लड़ाइयाँ होती रहती थी। बिस्मार्क ने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण किया था और फिर जर्मनी जो है आगे बढ़ता चला गया था। इसके बाद फ्रांस आया। अब बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क यहाँ पे गुप्त संधियाँ जो है उसने शुरू कर दी थी ताकि वो जो है फ्रांस को दबा सके और फ्रांस को मित्र विहीन बना सके ताकि कोई उसका मित्र ना बन सके, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रांस जो है फ्रांस भी यही करता है, वो भी जो है हमेशा जर्मनी को दबाने में लगा रहता है कि जर्मनी को मैं दबा सकूं और ऐसे दोनों के पक्षों के बीच में जो है हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्रांस को जो है अलग अलग देशों का समर्थन प्राप्त होता है, लेकिन जर्मनी जो है वो अभी नया नया होता है क्योंकि बिस्मार्क ने अभी नया नया जर्मनी का एकीकरण किया था तो वो राजनीतिक रूप में उभरा था। इसलिए यहाँ पे जो बिस्मार्क है वो गुप्त संधियाँ करता है ताकि वो फ्रांस को दबा सके और कोई भी देश उससे मित्रता नहीं कर सके। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखते हैं जर्मनी फ्रांस की शत्रुता। इसमें क्या होता है, जर्मनी ने फ्रांस के लोरेन पर हमला कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो लोरेन प्रांत था उस पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से जो है जर्मनी जो है वो जो फ्रांस है वो जर्मनी को दबाना चाहता था। जर्मनी जो है वो उसका एकीकरण हो गया तो धीरे धीरे वो जो है विस्तार करने लगा, वो धीरे धीरे और देशों को आगे पीछे छोड़ता गया और खुद आगे बढ़ता गया, जिसके वजह से वो जो है लोरेन पर उसने कब्जा कर लिया। लेकिन फ्रांस को ये बात पसंद नहीं आई और फ्रांस जो है वो जर्मनी को दबाना चाहता था, इसलिए वो जो है जर्मनी के विरुद्ध जो है नई नई तकनीकें, नई नई राजनीति जो है वो अपनाता रहता था। नेक्स्ट देखते हैं साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा।
प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है खुला कंपटीशन। और यहाँ पे क्या होता है कि यूरोप के जो सभी देश होते हैं उसमें औद्योगिक क्रांति चल रही होती है इस समय। और औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि एक ऐसा समय जहाँ पे हर एक देश जो है अपने अपने हाथ से उद्योग का विस्तार करता है और अपने अपने उद्योग को बनाना चाहता है। ठीक है, उद्योग तो वो बना लेगा, लेकिन उद्योग बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अब इन देशों ने क्या किया, वो कच्चे माल की खोज करनी शुरू कर दी। इन्हें कच्चा माल तो मिल गया, फिर उससे उन्होंने वस्तु बनाई। अब वस्तु बना के उन्हें बेचने के लिए उन्हें एक बाज़ार चाहिए था, तो उन्होंने जो है यहाँ पे बाज़ार की खोज की। ठीक है, इसी तरह जो है उन्हें बाज़ार की शुरुआत की। और एशिया और वो अफ्रीका, ये जो थे एशिया अफ्रीका, ऐसे दो देश जो थे, इसको इन देशों ने अपना उपनिवेश बनाया। उपनिवेश का मतलब कि जहाँ पर ये अपने वस्तुओं को बेच सके। ठीक है, इसी बीच जर्मनी और इटली ने भी अपनी एक नई नीति बनाई थी, और इनकी नई नीति थी कि उपनिवेश को छीनना और उस पर कब्जा करके अपनी नई नीति बनाना। और ये जो है सबसे पहले जर्मनी ने जो है तुर्की को अपना निशाना बनाया था और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैन्यवाद। यहाँ क्या हुआ था कि 1870 ईस्वी में यूरोप में जो बड़े बड़े देश थे वहाँ पे कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। इस कारण से वहाँ की जो सैन्य व्यवस्था थी, वहाँ के जो देश थे वो अपनी सैन्य व्यवस्था को बढ़ा रहे थे, अपनी सैनिक ताकतों को बढ़ा रहे थे, तथा सैनिक संख्या को बढ़ाने के लिए वो अपने मित्र राष्ट्र सैनिक संधियाँ कर रहे थे। ठीक है, और ये लगभग पूरे देश में चल रहा था। लोग जो है अपनी फौजी ताकतें बढ़ा रहे थे, नए नए हथियार बना रहे थे, उसके लिए काफ़ी पैसे खर्च कर रहे थे। और यहाँ पे एक व्यवस्था लागू की गई थी जिसका नाम था अनिवार्य सैनिक व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि देश के जितने भी आम नागरिक हैं उनको भी सैनिक बनाया जाएगा, तथा जब युद्ध की स्थिति हो तो इन आम नागरिकों को सैनिक बनाकर युद्ध में उतारा जा सके। तो ये जो है लगभग पूरे देश में ही चल रही थी ये वाली व्यवस्था। नेक्स्ट है हमारा समाचार पत्र पत्रिकाओं की नकारात्मक भूमिका। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध होने में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है यहाँ पे समाचार पत्र ने भी निभाया। यहाँ पे क्या होता है कि जब जर्मनी का समाचार पत्र छपता था तो वो फ्रांस के बारे में बहुत बुराइयाँ लिखता था, इतनी बहुत ज़्यादा, और ताकि क्या हो कि जितने भी जर्मनी के नागरिक हैं वो फ्रांस से जो है घृणा कर सके। और सेम ऐसा ही फ्रांस में भी होता था। फ्रांस के भी अखबारों में जर्मनी के खिलाफ बहुत ही बुराइयाँ लिखी होती थी। और ये केवल फ्रांस और जर्मनी में नहीं बल्कि सभी देशों में ऐसा हो रहा था कि एक देश जो है दूसरे के देश के प्रति बहुत घृणा का भाव रखता था और वो समाचार पत्रों के द्वारा अपनी घृणा को निकालता था। तो ये भी सबसे बड़ा कारण बना था प्रथम विश्व युद्ध का। और लास्ट हमारा निष्कर्ष है, इन सभी चीज़ों का ये निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बहुत सारे कारण रहे थे। एक तरफ देशों के बीच आपसी मतभेद बढ़े थे, तो दूसरी तरफ जो है इस युद्ध से देशों की अर्थव्यवस्था, वहाँ की भूमि को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। हथियार बनाने में काफ़ी अधिक मात्रा में कच्चे माल का इस्तेमाल किया गया था और अधिक पैसे भी लगे थे, यहाँ पे अधिक पैसे खर्च किए गए थे। ठीक है, समाचार पत्रों ने भी यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनने भी आग में घी डालने का काम किया था, जिसके कारण आपसी मतभेद सबसे ज़्यादा बढ़े थे। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बने रहना। थैंक यू।